हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 कर रहे हैं और आज हम लोग करेंगे इसका पार्ट 3 जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में हम लोग ऑलरेडी 2 पार्ट में पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, क्यों है, किस लिए चाहिए, क्या नीड है, क्यों इसको बनाया गया, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। क्या इसकी अवेलेबिलिटी है, क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी है, कहाँ ये अप्लाई हो सकता है, सब हमने पिछले 2 पार्ट में पढ़ लिया, कवर कर लिया है। आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा IFRS के बारे में पढ़ने के लिए। आज हमारा मेन फोकस किसके बारे में पढ़ना है? IFRS। हम इसको आज पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली कोई भी वीडियो नहीं दी है तो देखिए, तो आपको अकाउंटेंसी क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप BST क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। वहां पर ऑलरेडी हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट और चैप्टर 2 में स्टार्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं। चलिए तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3। देखो, आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS। नाम आप लोग कर लो यहां पर याद, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। बिकॉज जहां पर IFRS लिखा होगा वहां पर मैं अब IFRS ही बोलूंगा, पूरा नाम नहीं लूंगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। और ऐसे कई सारे एक्रोनिम्स है जो आपको याद करने हैं इस चैप्टर में। मैंने क्या कहा था कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। क्लियर? तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या हुआ? सबसे पहली बात, ये स्टैंडर्ड इशू कौन करता है? सो दीज आर इशूड बाय द इंटरनेशनल, अच्छा यहाँ पर देखो गलत है स्पेलिंग इंटरनेशनल की, NAL आना चाहिए ना। इट इज इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB। IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये इसको क्या करती है? इशू करती है। क्लियर? इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IAS के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो IAS के का जितना भी रेंज है उसको ये कवर करती है। एंड ये जो IAS है ये कौन इशू करता है? ये करता है IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी या काउंसिल, जो भी वर्ड था आपको याद होगा। नहीं याद है तो क्यों नहीं याद है? मैं तो कंफ्यूज करके छोड़ूंगा, आप लोग बताओ कि कमेंट बॉक्स में बताना कि काउंसिल था या कमिटी था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताना कि ये क्या था। ये IASC का C जो है वो काउंसिल के लिए है, कमेटी के लिए, ठीक। तो पहली चीज हमने क्या पढ़ा कि ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा इशू किया जाता है। इसमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कवर किया जाता है और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IASC यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काउंसिल जो है वो इशू करता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा ठीक है। तो इसमें अजम्पशन क्या, कुछ ना मान के ही तो बनाएंगे। अजम्पशन का मतलब कुछ माना है, कुछ चीजें ना मान के चल रहे हैं, पहले से अज्यूम करके चलते हैं। क्या? पहली चीज गोइंग कंसर्न का अजम्पशन, यानी कि ये मान के चल रहा है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म है। बिजनेस क्या है? लॉन्ग टर्म। हमने पढ़ा हुआ है ना चैप्टर 3 में इन सारी चीजों के बारे में, ठीक। दूसरा अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल अजम्पशन याद होगा, पैसा रिसीव हो या ना हो, पैसा रिसीव हो या ना हो, पैसा पे हो या ना हो, हम उसी दिन लिखेंगे जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है। यही था ना अक्रूवल। मेजरिंग यूनिट अजम्पशन, यानी कि करंट फेयर कॉस्ट लिखनी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं लिखनी है। IFRS ये सारी चीजें मान के चलता है, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है वो ये मान करके चलता है। नेक्स्ट, कांस्टेंट परचेजिंग पावर अजम्पशन। बोलने का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ द कैपिटल विल बी एडजस्टेड विद द इन्फ्लेशन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी जितना भी आपने कैपिटल लगा रखा है, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आया तो ये कैपिटल का रेट बढ़ाना पड़ेगा और अगर मार्केट में डिफ्लेशन आया तो इसका रेट घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट परचेजिंग पावर अजम्पशन, ये 4 अजम्पशन जो है हम IFRS में लेकर के चलते हैं, ठीक है। नीड क्या है इसकी? IFRS की नीड क्या है? बहुत इजी। देखो ये बहुत छोटे छोटे से वीडियोस है, ये कोई ज्यादा बड़े वीडियोस नहीं, 5-10 मिनट के वीडियोस है ये। एक और पार्ट बनाऊंगा वो भी 5-7 मिनट का ही होगा और खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। क्या है? इजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट। IFRS की वजह से क्या होता है, जो डोमेस्टिक कंपनी होती है वो अब इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, तो उसे ग्लोबल मार्केट मिल रहा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम स्टैंडर्ड्स, ये उसके अंदर आता है, ठीक है। देन इजी टू मेक कंपैरिजन, भाई सीधी सी बात है, हम लोग क्या कर रहे थे, मैचिंग कॉन्सेप्ट भी किया है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी किया है, तो इससे कंपैरिजन करना आसान है क्योंकि हम लोग चेंज नहीं कर रहे कैश और अक्रूवल के बीच में, एक फिक्स कर लिया अक्रूवल ही है, तो इसलिए मैचिंग कर कंपैरिजन करना इजी है। यूनिफॉर्मिटी होगी क्योंकि सारे के सारे सेम स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, जब सेम स्टैंडर्ड होंगे तो यूनिफॉर्मिटी तो आएगी ही, ठीक। लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज्ड अब्रॉड, यानी विदेश में अगर मैं कोई पैसा लेकर के आ रहा हूं, अगर विदेश में मैं कोई कैपिटल रेज कर रहा हूं तो उसकी कॉस्ट बहुत लो हो जाएगी क्योंकि अब मेरे पास अलग, पहले क्या होता था, इसको मैं समझाता हूँ, इसको बोलने का मतलब क्या है, पहले क्या था कि पहले आपको डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती थी, तो दोनों दो जगह तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगी, लेकिन अब क्या है, आईएफआरएस की वजह से एक ही बनेगी, ये दो अलग अलग नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा, डोमेस्टिक इज इक्वल्स टू इंटरनेशनल, वही सेम ही बनेगा, तो ना तो टाइम ज्यादा लगेगा ना तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी, तो जब ना कॉस्ट ज्यादा लग रही, जब ना तो टाइम ज्यादा लग रहा, तो कैपिटल रेज का हो जाएगा ना कम। देन ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये बात तो सच है कि हमने क्या बात की कि ये करंट की बात करता है, ये हिस्टोरिकल की बात नहीं करता, ये हिस्टोरिकल की बात नहीं करता, ये करंट प्राइस की बात करता है, करंट एंड फेयर, करंट एंड फेयर, ठीक। देखो जब आप एक स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड क्या होता है, नॉर्म्स होते हैं, लॉज होते हैं, एक क्या होता है, पैरामीटर होता है जिसके अंदर आपको काम करना है, तो इसीलिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अकाउंटेंट्स के लिए कि वो कुछ भी फ्रॉड करे या कुछ भी मैनिपुलेट करे अकाउंट्स के साथ, तो जो अकाउंटेंट्स है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि टू कमिट फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लियर, यही इसकी नीड है, इन्हीं चीजों की वजह से ये किया जाता है, ठीक। अब किया जाता है तो क्या इससे कुछ फायदा होता है, ठीक है भाई, पढ़ते बेनिफिट कुछ है कि नहीं है, इसके बाद देखो, क्योंकि देखो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पर इंडियन आईएएस, ये हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, ये हमारा बेनिफिट ऑफ आईएफआरएस की बात करते हैं, कुछ बेनिफिट है या नहीं है इसका, देख लो, बहुत सिंपल सी चीज दे रही, पहली चीज, हेल्पफुल टू इंटरप्राइजेस ऑपरेटिंग ग्लोबली, जब इंटरनेशनल मार्केट में आप डील कर रहे हो तो आपका कंपैरिजन भी कहाँ होगा, इंटरनेशनल ही होगा, तो जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को यूज करोगे तो ये उनके लिए हेल्पफुल होगा ना ऑपरेट करना वहां पर, ठीक। इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा मिलता है क्योंकि वो अपना प्लान कर पाते हैं इन्वेस्टमेंट को कि भाई कितना करना है, क्या करना है। इंडस्ट्रीज के लिए होता है, इंडस्ट्रीज पता लगा पाती है कि भैया प्रॉफिट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, लॉस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, लॉस भी तो देखना पड़ेगा ना, लॉस बढ़ रहा है बढ़ तो नहीं रहा, घट रहा है तो नहीं घट रहा है, इन्वेस्टर्स कितने हैं अपने पास, तो इंडस्ट्री के लिए भी ये हेल्पफुल है। सेम जो मैंने अभी बताया, लोअर कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स अब्रॉड, जो मैंने बताया कि पहले दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती थी, डोमेस्टिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब ये दो नहीं बनती, अब एक ही बनती, तो कॉस्ट कम हो जाती, ठीक। अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये नॉर्म्स प्रोवाइड कर देंगे, स्टैंडर्ड है यानी नॉर्म्स है, तो एक पैरामीटर सेट कर दिया हमने, एक हमने बाउंड्री सेट कर दी, तो जो भी अकाउंट आएगा वो उसके अंदर ही आएगा ना, तो ये उनके लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है। एंड ट्रू एंड फेयर व्यू, क्योंकि सब कुछ क्या है, करंट प्राइस पे है, सब कुछ क्या है, करंट प्राइस पे है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू मिलता है, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना ही था आईएफआरएस के बारे में, ज्यादा नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ना, आपकी पूरी बुक में इतना ही दे रखा है, ठीक, इतना ही पढ़ना है, तो वीडियो को भी मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा आज, मैंने कहा ना बहुत छोटी वीडियो बनेगी, ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, हमने क्या क्या पढ़ा देखो फटाफट कवर कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आईएफआरएस होता क्या है, ठीक, आईएफआरएस की अजम्पशंस क्या है, उसकी नीड क्या है, और नीड के बाद लास्ट में उसके बेनिफिट क्या है, 4 पॉइंट पढ़ने और बात खत्म, डन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक का बटन दबा दो, अगर आपको ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, साथ साथ बेल आइकन भी दो ताकि नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे आपको। आपको लगता है कि आपकी तरह ये वीडियो अच्छी, आपके दोस्तों को भी देखनी चाहिए, तो वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता वीडियो के अंदर, क्या आपको पसंद आ रहा है, क्या आपको पसंद नहीं आ रहा है, ताकि मैं उसके ऊपर वर्क कर पाऊँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, जो कि हमारा होगा किसके बारे में, इंडियन आईएएस के बारे में, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, इंडियन
एएस के बारे में, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। क्लियर? ये हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।